डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम का एक हिस्सा बनने का मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, हम सभी का मिशन है कि हम सभी चाहते हैं एक रोग मुक्त भारत का निर्माण करना, एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना, और डायबिटीज नाम की बीमारी से बचना बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ डायबिटीज रिवर्सल पर काम करना बहुत जरूरी है। भारत में लगभग ये माना गया है कि 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज की परेशानी है। तो अगर हम रोग मुक्त स्वस्थ भारत का एक सपना देख रहे हैं, तो सपने में हमें इन 8 करोड़ लोगों का भी ध्यान रखने की जरूरत है जिनको डायबिटीज है, और उनको रिवर्सल करवाना हमें जरूरी है। आज हमारी स्पेशल बातचीत होने वाली है। स्पेशली आज हम बात करेंगे कि योगा का किस प्रकार का आपको रूटीन रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर से करने की बात है कि हमें क्रियान्वित रहना जरूरी है, हमें हमेशा एक्टिविटी में रहना जरूरी है। और आज आप अगर एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो इस कला को सीखने की जरूरत है। इस कला को सिखाने के लिए आप सभी के बीच में मैं आई हूँ। मेरा नाम है निधि रावत, और मैं हूँ हेल्थ एंड वेलनेस कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, हठ योग इंस्ट्रक्टर हूँ। और आज आप सभी के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे आज हम सभी अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, और योग इसमें कैसे हमारी मदद करेगा। योग के कुछ आसन हैं जिसको हर व्यक्ति डेली फॉलो कर सकता है, और ये सभी आसन प्रमाणित तौर पर माने गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन सीरीज को फॉलो करता है, तो डेफिनेटली डायबिटीज रिवर्सल को मुमकिन बना सकता है। आप एक स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। और इसीलिए तो कहा है कि देखिए, योग की एक डेफिनेशन थी, इसको कहा जाता था कि योग जीवन जीने की कला है, और इस कला को सीखना हम सभी को बहुत जरूरी है। तो आज हम इस कला को सीखने वाले हैं। आई होप आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। और डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए ये सभी आसन रिकमेंडेड है। आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं, इन आसन को कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आप ये पाएंगे कि एक बेहतर जीवन आप जिएंगे। बहुत जल्दी आप अपनी दवाइयों से छुटकारा पाएंगे, और यही हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम इन दवाइयों से छुटकारा पाएं और इस डिपेंडेंस को खत्म करें। देखिए, सबसे पहला आज हमें जानना है ताड़ासन। ताड़ासन एक बहुत अच्छा पोज है, आपने सुना भी होगा और कई लोग शायद करते भी होंगे। ताड़ासन इसको माउंटेन पोज भी कहते हैं। और ताड़ासन करने का सही तरीका क्या है कि आपको सावधानी मुद्रा में खड़ा होना है। चाहे तो आप थोड़ा सा अपने पैरों के बीच में गैप बना सकते हैं, 10 सेंटीमीटर का गैप बनाइए, और इसके बाद अपने हाथों को ऊपर लेकर आना है। हाथों को चाहे तो इंटरलॉक करें, अगर इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधे इस प्रकार से, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, हाथों को जोड़कर आपको अपने पंजों के बल पर आना है। सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है, और एक ही पॉइंट पर देखते हुए अपने ध्यान को एकत्रित करना है। ट्राई करना है कि आप अपने बैलेंस को बना सके। अब ताड़ासन क्यों माना जाता है कि ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है? क्योंकि जब आप ताड़ासन करते हैं तो आपकी पेट की मसल स्ट्रेच होती है। पेट की मसल स्ट्रेच होती है, आपके नितंबों को टोन करने में ये मदद करता है, जिसके कारण आपके पेट के पास ही एक पैनक्रियाज नाम का अंग होता है, जिससे इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है, और यही इंसुलिन नाम के हार्मोन के माध्यम से आपके बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रहते हैं। तो अगर आपका एब्डोमिनल बैलेंस अच्छा रहेगा, अगर आपका पाचन अच्छा रहेगा, अगर आपके पेट के आसपास के एरिया को, उनकी मसल्स को स्टिमुलेट करने में ये आसन मदद करेगा, तो डेफिनेटली ये आसन हमें करना चाहिए। इसके साथ साथ ये रीढ़ की हड्डी को भी जितना चाहे फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है, और ओवरऑल आपकी बॉडी को स्ट्रेच करता है, जिसके कारण सेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस का पैदा होना भी कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज से मुक्ति मिले, तो आप ताड़ासन डेली कर सकते हैं। इसके कितने राउंड्स करने हैं? कम से कम आप इसके एक दिन में 3 राउंड करें, और ट्राई करें कि आप 10 सेकंड तक होल्ड कर पाए। 10 सेकंड तक आपको एक ही पोजीशन पर अपने पंजों पर होल्ड करने की कोशिश करनी है, और इसको कम से कम 3 बार करने का ट्राई करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मैम ताड़ासन किनको नहीं करना है। देखिए, ताड़ासन उन लोगों को नहीं करना है जिनको स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप ताड़ासन ना करें, क्योंकि ये हाई बीपी को बढ़ाने में मदद कर देता है। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ इंजरी है, अगर आपको आपकी नी में इंजरी है, घुटने में दर्द हो रहा है, या आर्थराइटिस है, कुछ क्रोनिक इंजरी आपकी हो रही है, रीढ़ की हड्डी में हो रही है, तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपको हेडेक रहता है, आपको माइग्रेन रहता है, आपको स्पाइनल प्रॉब्लम रहती है, जैसे कंप्रेशन है, डिस्क स्लिप हो रही है, तो आप इस आसन को ना करें। वर्टिगो या डिजीनेस, आपको बहुत चक्कर आते हैं, तब भी आप इस आसन को ना करें। और प्रेग्नेंट महिलाओं को स्पेशली जब उनका 2nd या 3rd मंथ होता है, तो उसके बाद से ही इस आसन को करना बंद कर देना चाहिए। तो ये कुछ डोंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि इन व्यक्तियों को ताड़ासन नहीं करना चाहिए। बाकी इसके अलावा जितने भी डायबिटिक व्यक्ति हैं या फिर जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो इस आसन को कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं दूसरा आसन, जिसको हर व्यक्ति फॉलो कर सकता है। डायबिटीज के व्यक्ति के लिए तो ये बहुत अच्छा रहता है। ये है वृक्षासन। वृक्षासन में क्या करते हैं हम? इसमें भी सीधे हम सावधान की पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप रखते हैं, और इसके बाद अपने दाहिने पैर
कि घुटने को मोड़कर हमें अपने पैर के जो तलवा है उसको हमें अपने मूल पर लगाना है, इस तरीके से कि हमारी एड़ी हमारे मूल पर लगे। तो ये वृक्षासन की पोजीशन होती है। इसमें आप हाथ ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ध्यान देना है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति होते हैं वो चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं कि वो हाथ ऊपर ना करें। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वृक्षासन की पोजीशन इस प्रकार से होती है। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहते हैं, इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो आप एक बार यूट्यूब में वृक्षासन डालिएगा तो आपको इजीली वहां पर वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख के देख सकते हैं। लेकिन हाई बीपी के पेशेंट्स को ध्यान रखना है कि वो हाथों को ऊपर लेकर ना आए वृक्षासन की पोजिशन में, उनको हाथ नीचे ही रखने हैं। अब वृक्षासन से क्या होता है, ये भी आपकी पेट की मसल्स को स्ट्रेच करने में मदद करता है। जब आप अपनी बॉडी को सीधा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे एब्डोमिनल मसल्स स्टिमुलेट होते हैं, जिसके कारण हमारे पैनक्रियाज पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इसके कारण इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है। दूसरा, इसमें एकाग्रता बढ़ती है और हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि पर इसका बेहतर प्रभाव पड़ता है, जो हमारी बॉडी के हर एक हार्मोन को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसीलिए वृक्षासन करने के बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। शारीरिक और मानसिक तौर पर आप स्वस्थ बनते हैं, संतुलन बॉडी में बनता है, स्पाइन आपकी मजबूत बनती है, एकाग्रता बॉडी में आती है और इसके साथ साथ आपके एब्डोमिनल मसल्स को भी ये स्ट्रेच करने में मदद करता है, जिसके कारण पैनक्रियाज पर बहुत बेहतरीन इफेक्ट मिलता है। अब किनको नहीं करना चाहिए, स्पेशली उनको नहीं करना चाहिए जिनको पैरों में इंजरी हो रखी है, जिनको अर्थराइटिस की परेशानी है, क्रोनिक अर्थराइटिस जिनको है वो इनको ना करें। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ध्यान रखना है कि वो हाथ को ऊपर ना करें, और स्पेशली अगर बहुत ज्यादा हाई बीपी है तो आप इसको ट्राई ना करें। तीसरा है, अगर बैलेंस में दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप दीवार का सहारा ले सकते हैं या फिर आप चेयर का सहारा ले सकते हैं। माइग्रेन के जो पेशेंट हैं, जिनको बहुत ज्यादा माइग्रेन की परेशानी है या फिर बहुत ज्यादा नींद ना आने की परेशानी है, वो भी इस आसन को ना करें। सो आई होप ये वृक्षासन भी आपको क्लियर हुआ होगा, किसको करना है किसको नहीं करना है। जो डोंट की कंडीशंस बताई हैं उन व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी डायबिटिक पेशेंट्स इनको कर सकते हैं। तीसरा आसन है भुजंगासन, जिसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं। इस पोज को करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप सूर्य की तरफ अपना फेस करते हुए इस आसन को करें। आपको अपने पेट के बल मैट पर लेटना है, नीचे मैट होनी बहुत जरूरी है, और उसके बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपको अपने छाती के बगल पे रखते हुए अपनी नाभि के सतह से अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है सांस लेते हुए, और फिर अपनी आंखों को आसमान की तरफ देखना है, जिस प्रकार से इस महिला ने यहाँ पर पोज बना रखा है। आप चाहे तो दोनों पैर के बीच में थोड़ा गैप भी रख सकते हैं ताकि आपकी बॉडी इजीली मेंटेन रख सके, या फिर क्योंकि कई बार स्टार्टिंग फेजेस में क्या होता है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं रहती है, तो दोनों पैर मिलाने से बेटर है कि आप थोड़ा सा पैरों को खोल भी सकते हैं। अब भुजंगासन किन को करना चाहिए, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सबसे बेहतरीन प्रभाव इसका पेट पर पड़ता है। पेट की मसल्स को स्टिमुलेट करने में मदद करता है, पीठ की मांसपेशियों को भी ये बेहतर बनाता है, तनाव इससे कम होता है। तनाव क्योंकि आज एक बहुत मुख्य कारण है डायबिटीज का, तो तनाव भी कम करने में मदद करता है, कब्ज को कम करता है, हृदय को उत्तेजित करता है, यानी ये हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है, तो स्पेशली हार्ट के पेशेंट्स इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ श्वसन को बेहतर बनाता है, तो इसके बहुत सारे बेहतरीन फायदे हैं, और इसकी वजह से डायबिटीज के पेशेंट स्पेशली जिनको हार्ट की इशू भी है वो इसको कर सकते हैं। किनको नहीं करना है, प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको नहीं करना है ये आसन। साइटिका जिनको परेशानी है वो भी इस आसन को ना करें, कमर दर्द जिनको है वो भी इस आसन को ना करें, और अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी योगा इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, उनके प्रिकॉशन और उनकी ही सलाह के अनुसार करना चाहिए। हर्निया जिसको है वो भी इस आसन को ना करें। इसके अलावा सभी व्यक्ति इस आसन को कर सकते हैं। सो आई होप भुजंगासन भी आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, डू एंड डोंट्स, किसको करना है किसको नहीं करना है। चौथा आसन है धनुरासन। धनुरासन को हम वो पोज भी कहते हैं, जैसे धनुष होता है उस प्रकार हम अपनी बॉडी को बनाते हैं। इसमें भी आपको पेट के बल लेटना होता है, अपने दोनों हाथों से अपने पैर के एंकल्स को पकड़ना होता है, और इस प्रकार से जैसे आप फोटो में देख सकते हैं अपनी बॉडी को नाभि के बल से उठाना होता है। इसमें मैक्सिमम प्रेशर हमारे पेट पर और हमारी कमर पर और हमारे हिप्स के एरिया पर पड़ता है। धनुरासन एक बहुत अच्छा पोज होता है, स्पेशली पीठ के दर्द को कम करने के लिए और पाचन क्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए। इसमें हमारे पाचन प्रक्रिया, क्योंकि पेट में सबसे ज्यादा स्ट्रेच पड़ रहा है, पेट की मांसपेशियां अंदर से टोन अप होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं, अच्छे से उनमें मसाज होती है। इसी वजह से धनुरासन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये पैनक्रियाज की भी मसाज करने में मदद करता है और आपके पैनक्रियाज के माध्यम से इंसुलिन का स्त्राव बढ़ाने में मदद करता है।
स्पेशली इसका एक और प्रभाव होता है कि ये तनाव को कम करता है, तो तनाव कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करिए। बहुत अच्छा धनुरासन का एक बेनिफिट है कि हार्मोनल बैलेंस को ठीक करता है, क्योंकि ज्यादातर हमारी बॉडी में इंसुलिन भी एक हार्मोन है। अब ये इंसुलिन की कमी होने के कारण ही तो हमें शुगर की परेशानी ज्यादातर हो रही है। तो बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप धनुरासन कर सकते हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी ठीक करता है। अब ये धनुरासन की बात करें तो किसको नहीं करना है? सबसे मुख्य बात है प्रेग्नेंट महिलाएं, इसको बिल्कुल भी ना करें। प्रेग्नेंट महिलाओं को धनुरासन नहीं करना है, स्पेशली जिनको इंजरी हो रही है, किसी को अगर गर्दन में चोट लगी है, स्पाइन में चोट लग रही है, एंकल में चोट लग रही है, या फिर उनके घुटनों में चोट लग रही है, तो वो व्यक्ति इस आसन को ना करें। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर का कोई व्यक्ति है, वो भी इस आसन को बिल्कुल ना करे। इसके साथ साथ अगर किसी को पेप्टिक अल्सर की परेशानी है, पेप्टिक अल्सर की परेशानी या हर्निया की परेशानी है, वो भी इस आसन को बिल्कुल ना करें। तो आई होप आपको ये डोंट्स भी बिल्कुल क्लियर हुए होंगे कि धनुरासन किसको करना है और किसको नहीं करना है। जो जिनको नहीं बताया गया है, उसके अलावा जितने भी पेशेंट है डायबिटीज के, वो इस आसन को कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है। इसमें आप जैसे देख सकते हैं फोटो में कि आपको सुखासन से अपने दोनों पैरों को सीधा करना है, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आना है और सांस छोड़ते हुए कमर के बल से अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करना है और अपने हाथों को जमीन पर लगाने की कोशिश करनी है। और अपने इस प्रकार से आपको अपने चिन को भी अपने घुटनों पे लगाने की कोशिश करनी है। पूरी तरीके से सांस छोड़कर इस प्रक्रिया को करना है। पश्चिमोत्तानासन के बहुत बेहतरीन बेनिफिट होते हैं, क्योंकि पाचन को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है। जब आप सांस छोड़कर अपने इस आसन में आते हैं तो ये पेट की मांसपेशियों को अंदर पुश करता है, और जब आप ऊपर की तरफ सांस लेते हुए जाते हैं तो पेट की मांसपेशियां बाहर आती हैं। इसकी वजह से हमारी मांसपेशियों पर बहुत अच्छा मसाजिंग इफेक्ट होता है, मसाज होती है हमारी पेट के अंदर की मांसपेशियों की, जिसके कारण आपका पैंक्रियास अच्छे से काम करता है, उसके अंदर का ब्लड फ्लो बढ़ता है, और इसके साथ साथ ये ब्लड प्योरीफाई करने में भी बहुत मदद करता है, तनाव को कम करने में मदद करता है। थाइस पर इसके बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं, क्योंकि थाइस को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है और उदर या फिर निचले अंग की मालिश करने में मदद करता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। लेकिन किन व्यक्तियों को ये आसन नहीं करना चाहिए? स्पेशली जिनको बैक पेन है, जिनको स्लिप डिस्क हो रखा है, या फिर जिसको कंप्रेशन की परेशानी है, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी इस आसन को ट्राई ना करें, और अगर कर रहे हैं तो किसी योगा इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग ही करें। जिनको दमा की परेशानी है, अस्थमा की परेशानी है, श्वास संबंधी परेशानी है, वो इस आसन को बिल्कुल ना करें। सो आई होप यहाँ पर ये दो कंडीशंस आपको बिल्कुल क्लियर भी होंगी। इन दो कंडीशंस के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति डायबिटिक है तो वो इस आसन को कर सकता है, या फिर अगर कोई स्वस्थ रहना चाहता है तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा आसन है। स्पेशली ये ओबेसिटी को कम करता है, मोटापा कम करने में बहुत सहायक होता है, तो आप इस आसन को कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं, हमारा नेक्स्ट आसन वो है अर्धमस्तेंद्र आसन। अर्धमस्तेंद्र आसन को करने का तरीका, आपको स्टार्टिंग में कैसे बैठना है? आपको स्टार्टिंग में पहले पद्मासन की स्थिति में या सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। दोनों पैरों को आगे की तरफ लेकर आना है, सामने की तरफ। उसके बाद आपको इस प्रकार से एक पैर को, यानी अगर आप दाहिने पैर को आगे रख रहे हैं तो उसको बाएं पैर के घुटने के आगे रखें, और बाएं पैर के घुटने को अपने दाहिने पैर के हिप्स के नीचे लाना है। इस प्रकार से आपको फिर ट्विस्ट करना है और पीछे की तरफ देखना है। इसमें बहुत अच्छे से स्पाइन हमारी ट्विस्ट होती है। स्पाइनल ट्विस्ट के लिए एक बहुत अच्छा आसन अर्धमस्तेंद्र आसन को माना जाता है। अब इसके बहुत अच्छे फायदे भी होते हैं, क्योंकि जब आपकी स्पाइन यहाँ पर ट्विस्ट हो रही है या फिर मुड़ रही है, तो उसके कारण आपके पाचन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये पेट को खोलने में मदद करता है। इसके कारण कब्ज की परेशानी अगर किसी को है तो वो भी बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ ये आपके पाचन के आसपास के जो अंग है, यानी इस स्टमक के पास ही हमारा पैनक्रियास होता है, तो ये पैनक्रियास को भी स्टिमुलेट करने में मदद करता है। तनाव को कम करने का बेहतरीन तरीका है, स्पाइन को बेहतर बनाने का तरीका है, और इसके साथ साथ ये ब्रीदिंग इश्यूज पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अर्धमस्तेंद्र आसन कर सकते हैं। किनको नहीं करना है? सबसे पहला पेशेंट है वर्टिब्रल सर्जरी अगर किसी की है, यानी अगर किसी को स्पाइनल इंजरी हो रही है और वहां पर सर्जरी हो रही है, तो वो पेशेंट बिल्कुल इसको ना करे। दूसरा, अगर किसी को हर्निया की परेशानी है तो वो भी इस आसन को ना करे। किसी को अगर पेप्टिक अल्सर की परेशानी है, वो भी इस आसन को ना करे। अगर किसी को स्लिप डिस्क की परेशानी है, वो भी इस आसन को बिल्कुल ना करें। सो आई होप ये 4 कंडीशन सभी को समझ में आई होगी कि किनको ये आसन नहीं करना है। इसके अलावा जिन जिन व्यक्ति जो ये आसन करना चाहते हैं, एक बार आप
बिल्कुल वीडियो इसकी देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको अर्धमस्तक इंद्रासन चेक करना है और इसकी इजीली आपको वीडियो मिल जाएगी। पांचवा नेक्स्ट आसन अगर हम बात करें तो वो है हमारा वज्रासन। वज्रासन जिसको हम थंडरबोल्ट भी बोलते हैं, और ये बहुत इजी आसन होता है, बहुत अच्छे से माना जाता है कि ये आप कर सकते हैं। पाचन को बेहतर बनाने के लिए, खाने को पचाने में बहुत मदद करता है। तो आप खाना खाने के बाद, एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है। तो वज्रासन हर व्यक्ति कर सकता है और वज्रासन के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये पाचन को बेहतर बनाता है और इसके साथ साथ अगर आप साथ में कुछ मुद्राएं करते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। मैं एक मुद्रा आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, और इस मुद्रा को हर व्यक्ति वज्रासन के साथ करेगा तो बहुत अच्छे इफेक्ट उनके पाचन पर और पैनक्रियास पर पड़ेंगे। इस मुद्रा को हम कहते हैं लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा को करने का तरीका क्या है? लिंग मुद्रा को करने का तरीका है कि आपको, जैसे आपके दोनों इस प्रकार से हाथ आपको रखने हैं और इस प्रकार से आपको इन दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करना है, यानी क्रॉस एक दूसरे के बीच में। अब जब आप क्रॉस करेंगे तो आपका राइट थंब इस तरीके से ऊपर रहेगा और लेफ्ट थंब उसको इस प्रकार से एनसर्कल करेगा, इस तरीके से। आपको इस तरीके से अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ रखना है और अपने लेफ्ट अंगूठे से अपने अंगूठों को इस प्रकार से बंद करना है और आपकी सारी उंगलियां इस प्रकार से इंटरलॉक्ड होंगी, बंद होंगी। अपनी सारी उंगलियों को इंटरलॉक करना है और अपने राइट थंब को आपको ऊपर की तरफ रखना है और लेफ्ट वाले अंगूठे से आपको अपने राइट वाले अंगूठे के मूल को बंद करना है। इसको हम लिंग मुद्रा कहते हैं। लिंग मुद्रा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ये बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा बेहतर बनाता है, यानी हमारी चयापचय क्रिया को अच्छा बनाता है और इसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हैं पाचन को बेहतर बनाने के लिए। तो वज्रासन के साथ इस लिंग मुद्रा को जरूर करें। अगर आपको यहाँ पर लिंग मुद्रा अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं हुई है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बार सर्च करिए लिंग मुद्रा को, तो उसके माध्यम से भी आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। इसके साथ साथ वज्रासन किनको नहीं करना चाहिए? स्पेशली जिनको अर्थराइटिस है, उनके पैरों में अगर दर्द है, नीज में किसी प्रकार की इंजरी है तो आप वज्रासन बिल्कुल भी ना करें, उनके लिए रेकमेंडेड नहीं है। अगर आपको कमर में या साइटिका की परेशानी है तो आप वज्रासन ना करें। इसके साथ साथ आइए बात करते हैं, नेक्स्ट आसन है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन को ब्रिज पोज भी कहते हैं। जैसे ये पहला तरीका दिखा रखा है, ये सबसे सिंपल होता है और इसी प्रकार से आपको सेतुबंध करना होता है। आपको अपनी कमर के बल से यानी पीठ के बल से लेटना होता है और उसके बाद अपने दोनों पैरों को इस तरीके से आपको लेकर आना होता है कि आपकी बॉडी के 90 डिग्री पर वो रहे और अपने कमर के थ्रू आपको अपने बॉडी को ऊपर उठाना होता है और इसको हम सेतुबंध आसन कहते हैं। जब आप इस स्थिति में होते हैं तो उस वक्त आपको धीरे धीरे करके सांस लेनी होती है और धीरे धीरे सांस छोड़नी होती है। ब्रीदिंग कंट्रोल करते हुए आपको इस आसन को करना है। अब देखिए, सेतुबंध आसन से भी बहुत अच्छा प्रभाव आपके पीठ पर, आपके ग्लूट्स पर पड़ता है। आपके आपका पाचन है वो बेहतर बनता है, शारीरिक सक्रियता को बेहतर बनाता है, जिसके बारे में बात की जा रही थी कि आप एक्टिव रहे, एक्टिवनेस को बेहतर बनाने में ये मदद करता है। तो सेतुबंध आसन किया जा सकता है। तनाव हो गया या अवसाद यानी डिप्रेशन तक पर ये काम करता है, तो इसको करना बहुत जरूरी है और बहुत बेहतरीन प्रभाव इसका पाचन पर होता है। अब देखिए, सेतुबंध आसन का आपको ध्यान रखना है कि किनको नहीं करना है। सबसे पहले जिनको स्पाइनल इंजरी है वो बिल्कुल भी इस आसन को ना करें। जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको साइटिका है, वो इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। प्रेग्नेंट महिलाएं इस आसन को ना करें और स्पेशली वह व्यक्ति ना करे जिनको सर्वाइकल पेन है। सर्वाइकल पेन वाले व्यक्ति भी इस आसन को बिल्कुल ना करें, उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो ये कुछ डोंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आइए बात करते हैं त्रिकोणासन पर। त्रिकोणासन बहुत अच्छा आसन है, हर व्यक्ति कर सकता है। इसको हम ट्रायंगल पोज भी कहते हैं। इस प्रकार से आपको अपने शोल्डर लेंथ से ज्यादा अपने पैरों को खोलना है। जितने आपके कंधे हैं उससे ज्यादा अपने पैरों को हल्का सा खोलना है आपको और इस प्रकार से आपको अपने बॉडी को ट्विस्ट करना है कि आपका दाहिना हाथ आपके दाहिने पैर को टच करे और आपकी बॉडी साइड से इस प्रकार से बेंड हो। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है, सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है। त्रिकोणासन की पोजीशन आप एक बार यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से इसके बारे में विजुअलाइजेशन हो सके। त्रिकोणासन करने से बहुत अच्छा प्रभाव हमारे हिप्स पर, हमारे चेस्ट पर पड़ता है। हमारा लोअर बैक पेन बहुत कम होता है। इसके साथ साथ ये आपकी कोर मसल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करता है। आपकी कोर यानी पाचन के आसपास हमारे पेट की जो मसल्स होती है उसको हम कोर मसल्स कहते हैं। तो इसको ये बेहतर बनाने में, इनकी मजबूती बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके साथ साथ आपके पाचन पर और पैनक्रियास के ऑर्गन पर इसके बहुत अच्छे प्रभाव होते हैं क्योंकि ये आपकी ओवरऑल बॉडी में इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाने में भी मदद करता है।
यानी आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाता है। तो आज इस आसन को करना बहुत जरूरी है। त्रिकोण आसन हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कुछ व्यक्ति है जिनको ये नहीं करना है। सबसे पहले जिनको बैक या नेक में इंजरी है, किसी प्रकार की चोट अगर आपको लगी है। दूसरा, अगर आपको माइग्रेन की परेशानी है, आप इस आसन को बिल्कुल ना करें। अगर आपको बहुत ज्यादा माइग्रेन है या फिर अगर आपको डायरिया है बहुत ज्यादा, तो आप भी इस आसन को बिल्कुल ना करें। स्पेशली वो पेशेंट्स इस आसन को ना करें जिनको बीपी की परेशानी है, लो बीपी है या हाई ब्लड प्रेशर है, वो त्रिकोण आसन को बिल्कुल ना करें। तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि इनको नहीं करना है। बाकी जितने भी व्यक्ति हैं, डायबिटिक है या फिर अभी बचना चाहते हैं इस बीमारी से, तो इस आसन को डेली करिए। अब आती है बात मंडूक आसन की। अगर किसी आसन को अगर कहा जाता है कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए रामबाण है, तो वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन करना बहुत जरूरी होता है। फ्रॉग पोज भी कहते हैं हम इसको। और इस प्रकार से आप इस आसन को कर सकते हैं कि आपको अपने पहले वज्रासन में आना है। हल्का सा दोनों पैरों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप रखना है, और उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से मुट्ठी बनानी है, और मुट्ठी बनाकर अपने नाभि के बगल में रखना है। मुट्ठी बनानी है दोनों हाथों से और अपनी नाभि के बगल में रखना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ झुकना है। जब आप नीचे की तरफ झुकेंगे तो आपको ध्यान देना है कि सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुके, और आपके हाथ आपकी नाभि के बगल में ही रहे, दोनों मुट्ठियां आपकी नाभि के बगल में रहें, और सामने की तरफ आपको सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए झुकना है। और अपनी ठुड्डी को आप अगर हो सके तो अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। इस प्रकार से इसको हम मंडूक आसन कहते हैं। अब मंडूक आसन का काम होता है कि यह आपकी बॉडी में बहुत बेहतरीन तरीके से इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। आपके पैनक्रियाज में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करता है, डाइजेशन को बेहतर बनाता है, और पैनक्रियाटिक फंक्शन को भी बेहतर बनाता है। इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है मंडूक आसन डायबिटीज के पेशेंट के लिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि किनको ये आसन नहीं करना है। देखिए, उन लोगों को ये आसन नहीं करना है जिनको बहुत ज्यादा माइग्रेन की परेशानी है। माइग्रेन है या आपकी एब्डोमिनल कोई सर्जरी हो रखी है, अगर आपकी पेट की सर्जरी हो रखी है, आंतों की सर्जरी हो रखी है, या फिर आपके अपेंडिक्स हो रखा है सर्जरी, तो आप इस आसन को अवॉइड ही करें। तीसरा है, अगर कोई हृदय रोगी है, कार्डियक पेशेंट है, वो इस आसन को ना करें, क्योंकि इसमें हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। बहुत जरूरी है कि कार्डियक पेशेंट इस मंडूक आसन को ना करें। प्रेग्नेंट महिलाएं इसको ना करें। अगर किसी को अर्थराइटिस है या फिर नीज में दिक्कत है, दर्द हो रहा है, तो वो भी इस आसन को ना करें। इसके साथ साथ अगर आपको बैक प्रॉब्लम है, आपके कमर में दिक्कत है, आपको स्लिप डिस्क है या फिर साइटिका है, तो आप इसको ना करें। अल्सर है, अगर पेप्टिक अल्सर, तब भी आप इस आसन को ना करें। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप किन किन कंडीशंस में इन आसन को ना करें। तो मंडूक आसन अच्छा है, लेकिन जो पेशेंट्स इस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं जो मैंने अभी डोंट्स में बताए हैं, तो वो व्यक्ति इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। शवासन हर व्यक्ति कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की परेशानी है, चाहे वो डायबिटिक है, चाहे वो कार्डियक पेशेंट है, चाहे वो नी पेन है, चाहे वो अर्थराइटिस का व्यक्ति है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। तो शवासन एक बहुत अच्छा पोज है, जिसको हम कहते हैं कॉर्प्स पोज भी कहते हैं, यानी शव के समान आपको लेटना होता है, और आप पूरी चेतना आपकी बॉडी के आसपास होनी चाहिए। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, और ये आपकी बॉडी में स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। इंसोमिया है या फिर नींद नहीं आ रही है अच्छे से, या फिर बहुत तनाव रहता है, तो इन सभी को कम करने में मदद करेगा। प्लस हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करेगा। तो जैसे सर ने भी कहा था कि आप योग निद्रा कर सकते हैं, तो योग निद्रा शवासन का ही एक बेहतर रूप होता है। शवासन आप शुरुआती तौर पर कर सकते हैं, उसके बाद आप अगर थोड़ा सा अपने आप को एडवांस करना चाहते हैं, तो उसके बाद आप योग निद्रा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शवासन हर व्यक्ति करें, और कम से कम एक दिन में अगर आप हो सके तो 2 मिनट शवासन भी करेंगे, तो ये आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करेगा। अब आइए बात करते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे नुस्खे हैं जो हर व्यक्ति अपना सकता है। कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको अपनाकर हम सभी अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। अब हम सभी के घर में सीढ़ियां तो होती हैं, कभी ना कभी हमें छत पे जाके कपड़े तो डालने ही होते हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि आप सीढ़ी चढ़ने की आदत रखें। कम से कम एक दिन में अगर आप 10 सीढ़ियां, यानी कम से कम एक फ्लोर की सीढ़ी, अगर हम मान के चले एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में 10 सीढ़ी तो कम से कम आती ही आती हैं, तो 10 सीढ़ियां चढ़ने की आदत आप जरूर रखें, और इसको कम से कम 3 बार करने की आदत रखें। यानी आप एक दिन में 30 बार सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करें। 30 सीढ़ी यानी 10 सीढ़ी को 3 बार चढ़ने की कोशिश करें। शुरुआत यहाँ से करनी है, और धीरे धीरे करके अपनी कैपेसिटी को बेहतर बनाना है। यानी एक दिन में 3 बार सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी बनती है, आप एक्टिव रहते
है और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में कभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं पैदा होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब पैदा नहीं होगा तो आपको टाइप 2 डायबिटीज नहीं होगी, आपकी टाइप 1 डायबिटीज की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छे से काम करेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सीढ़ी चढ़ने की आदत रखें, और कम से कम आपको क्या ध्यान रखना है, 10 सीढ़ी चढ़नी है, एक दिन में 10 सीढ़ी को 3 बार चढ़ना है। तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि आप 30 बार सीढ़ी चढ़ रहे हैं। उतरने की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, चढ़ने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की क्या जरूरत है, कार्डियक पेशेंट जिनको दिल की बीमारियां हैं वो बिल्कुल भी सीढ़ी बिना डॉक्टर की सलाह के ना चढ़े। यानी क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग स्टेजेस में ब्लड फ्लो जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तो हार्ट के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है फंक्शन करने में। जब किसी व्यक्ति का हार्ट फंक्शन ऑलरेडी 10% पे हो रखा होता है और उसके बाद वो दोबारा सीढ़ी चढ़ते हैं तो उनका हार्ट इतना कोप अप नहीं कर पाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अगर हार्ट पेशेंट है तो आप 10 सीढ़ी चढ़ने का जो ये टारगेट है वो आप पूरा ना करें, वो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना शुरू करें। डॉक्टर जब आपकी कंडीशंस ठीक बताए, इंप्रूव बताए, उसके बाद ही आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू करें। तो नॉर्मली डायबिटीज का पेशेंट जो कार्डियक इश्यूज से नहीं है ग्रसित, वो इस प्रक्रिया को कर सकता है। 10 सीढ़ी आपको चढ़नी है कम से कम एक दिन में 3 बार, और उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे करके बढ़ाइए जिससे आप बेहतर बन सकें। साइकिलिंग करने की आदत रखिए। देखिए हमारी क्या आदत रहती है, स्कूटी है, बाइक है या फिर 4 व्हीलर है, हम फटाफट उठा के चल लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एज अ हेल्थ अवेयर पर्सन अगर हम हैं तो हमें एक आदत रखनी चाहिए कि हमारे पास एक साइकिल हो, और अगर कोई पास की जगह हम जा रहे हैं तो वो हम साइकिल के थ्रू जाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ स्विमिंग अगर आपके आसपास मौजूद है, या फिर अगर आप इतने हेल्दी हैं, आपके कोई भी जॉइंट पेन की परेशानी नहीं हो रखी है आपको, या फिर कार्डियक इशू नहीं है, तो आप बिल्कुल स्विमिंग कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों एक्टिविटीज जो लास्ट में आपको बताई गई है, साइकिलिंग करना और स्विमिंग करना, ये आपको तभी करना है जब आपकी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो। क्योंकि अगर आप शुरुआती तौर पे ही ये सभी प्रक्रिया करेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बॉडी को इतनी एक्टिवनेस की आदत नहीं होती है। तो धीरे धीरे करके वो आदत आपको बढ़ानी होगी। तो ये साइकिलिंग की आदत है या फिर स्विमिंग करने की आदत है, ये अगर आप चाहें तो इसे बाद में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर के लिए एज अ बिगिनर अगर आप चाहें तो शुरुआती दौर में आपको योग से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो ये योग के जो आसन आपको बताए हैं, और इसके साथ साथ आपको जो स्टेयर्स चढ़ने की आदत बताई है कि 10 बार सीढ़ी चढ़नी, 10 सीढ़ी आपको एक दिन में चढ़नी है और कम से कम 3 बार चढ़नी है। तो इस आदत को अपनाइए। उसके बाद जब आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए तो उसके बाद आप स्विमिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये सभी आदतों को अपनाकर हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और आज डायबिटीज रिवर्सल को मुमकिन बना सकता है। सो आई होप आज के सेशन से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, स्पेशली योग के ऊपर और इस जीवन जीने की कला के ऊपर। और ये कला अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप हेल्दी बनेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ।